नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज कम टू दी रूल 7 नाउ, एंड दिस रूल इज अगेन इंपॉर्टेंट तो है ही प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए तो है ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की अति संभावना है। एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज बाय द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन। क्वेश्चन ये है कि क्या कोई नेक्स्ट फ्रेंड, क्या कोई गार्जियन एग्रीमेंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, कर सकता है नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा रूल 7 में। एंड रूल 7 क्या कहता है, 1 क्या कहता है, अगेन वही देखिए लिमिटेशन क्या है। नो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट शैल विदाउट द लीव एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग्स enter into any agreement or compromise on behalf of a minor with reference to the suit in which he acts as a friend or guardian. And now please I read it again for you and you please see the slide so that आप देख पाए, and you please try to compare it with what, to try to compare it with the rule 6 also। लगभग लैंग्वेज सेम है, without the leave of the court। वहाँ पे क्या नहीं कर पाया था 6 में, 6 में ये नहीं कर पाए थे कि 6 में आप मनी रिसीव नहीं कर पा रहे थे, 6 में आप कोई अदर मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर आप क्या नहीं कर पा रहे, यहाँ पर आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे, यहाँ पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं। बस इसको समझ लीजिए, छोटी सी बात है। देखिए स्लाइड देख लीजिए अच्छी तरीके से। देखिए क्या है, नो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट शैल, सेम लैंग्वेज, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, सेम लैंग्वेज। एंड ऐसे समझिए, देखिए नो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट शैल एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, लेकिन ये जो लाइन है आप देखिए, एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग्स, इट मीन्स व्हाट, दिस ओरल, इट मीन्स व्हाट, ओरल परमिशन ऑफ द कोर्ट विल नॉट वर्क इन दिस केस। अगर कोर्ट को परमिशन देनी है देन इट शुड बी एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग्स। लैंग्वेज देख रहे हैं आप लोग, ये एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग्स, इट मीन्स व्हाट, अगर कोर्ट परमिशन देती है कि ओके यू आर बीइंग परमिटेड टू एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज, दैट परमिशन मस्ट बी एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड, यानी कि लिखित रूप से परमिशन देनी पड़ेगी कोर्ट को, तब जाकर के नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन किसी एग्रीमेंट में कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा, कोई एग्रीमेंट कर पाएगा या कोई कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा इसको अच्छी तरीके से। तो आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, दिस इज द नेक्स्ट फ्रेंड or guardian, he can enter into any agreement or compromise, कैसे, only with the leave of the court, and this leave of the court must be expressly recorded in the proceedings, it must be expressly recorded in the proceedings। ये ध्यान रखना आप लोग, ये ठीक है। परमिशन जो है इट इज मस्ट है, ये मस्ट है, लीव भी मस्ट है,
और एक्सप्रेसली रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग्स भी मस्ट है ये। तो ये हुआ आपका। तो अब इसको समझ गए आप लोग। अब मेथड देखिए आप लोग, समझ गए आप लोग। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ कोई आपका नेक्स्ट फ्रेंड हूँ या गार्जियन हूँ सूट में, और मुझे लगता है कि बहुत परेशान हो चुके हैं इस लिटिगेशन में और हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, तो कॉम्प्रोमाइज़ अगर मुझे करना है, कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो मुझे कोर्ट की लिखित रूप से अनुमति मिलनी चाहिए। कोर्ट मुझे परमिशन लिखित रूप में देंगे, एक्सप्रेस देंगे, तभी मैं उस एग्रीमेंट को उसको एग्रीमेंट कर पाऊंगा या कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर पाऊंगा। अब मान लीजिए मैंने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया या कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मैंने, एंड इसके वॉलेशन में क्या, यानी कि विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट करा, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 7(2) में, और प्लीज सीधा 7(2). 7(2) क्या कहता है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए, प्लीज सी द 7(2) एंड अगेन आई टेक यू टू दी व्हाट, टू स्लाइड, टू दिस, प्लीज स्लाइड देखिए ताकि ढंग से पढ़ पाएंगे इसको आप, है ना। देखिए स्लाइड क्या है। एनी सच एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड इनटू विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। कैसे? एंटर इनटू विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। कोई एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज करा आपने, कैसे किया है? विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट करा है, तब क्या होगा? सो रिकॉर्डेड शैल बी वॉइडेबल। ये कैसा हो जाएगा? एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा। और देखो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। अगेंस्ट ऑल पार्टीज, सभी पार्टीज के विरुद्ध, बट अदर देन दी माइनर, माइनर के सिवाय सभी अन्य पक्षकारों के विरुद्ध वो वॉइडेबल होगा। इट मीन्स व्हाट, कि वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर होगा। माइनर चाहे तो उस एग्रीमेंट को वो अवॉइड कर पाएगा, नहीं तो कोई और पार्टी नहीं कर पाएगी। माइनर चाहे तो कोर्ट में क्या करे, सर कैसे कर ले कॉम्प्रोमाइज, मैं तो रेडी नहीं हूं उसके लिए। तो देखा आप लोगों ने। प्लीज सी दिस नो टू अंडरस्टैंड इन मोर बेटर वे इन देखा आप लोगों ने टेक्निकलिटीज इस केस की, इस लाइन की 7(2) की। नाउ प्लीज सी दिस, प्लीज सी टुवर्ड्स मी नाउ। ठीक, तो आप लोगों ने ये देखा कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, दैट इफ द एग्रीमेंट इज एंटर्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो व्हाट वी हैव लर्न सो फार, कि वी नीड एज ए नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन, आई नीड टू हैव द परमिशन ऑफ द कोर्ट, लीव ऑफ द कोर्ट टू एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज। कोई अगर एग्रीमेंट करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है एक वाद मित्र को या वादार्थ संरक्षक को, तो उसको न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ेगी। अन्यथा क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइडेबल। एंड नाउ वॉइडेबल की जो लाइन है, वहीं से मैंने आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ, वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज को ध्यान मत भूलना। क्या? दिस इज व्हाट, वॉइडेबल against all the parties other than the minor. It means it is not voidable against the minor, it is voidable against only other parties. अब ये क्या मामला है, इसको देखने के लिए समझने के ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए ये क्या होगा, इसको अच्छी तरह से समझिए, और मैं फिर आपको समझाने के लिए एक झलक आपको फिर स्लाइड पे लेके जाऊंगा। इस स्लाइड को देखिए, बहुत बढ़िया स्लाइड बनाई है आपके लिए मैंने। प्लीज सी दिस स्लाइड नाउ। देखिए, दिस इज नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन, he enters into any agreement or compromise, and how that is without the leave of the court. This agreement, this next friend or guardian, he enters into the agreement without the leave of the court. ये जो वाद मित्र है या जो गार्जियन फॉर द सूट जिसे हम कहते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्हाट, वादार्थ संरक्षक, और हिंदी में नेक्स्ट फ्रेंड को क्या बोलते हैं? वाद मित्र। ये जो वाद मित्र है या वादार्थ संरक्षक है, यह व्यक्ति किसी एग्रीमेंट में को करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और कैसे करता है? विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट करता है। तब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हो जाएगा वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल भी कैसे होगा? अगेंस्ट ऑल द पार्टीज। देखिए, एंड कैसे? अदर देन दी माइनर। मैं रिपीटेडली क्यों दिखाता हूँ आपको? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रीलिम्स के, और मुझे पूरी संभावना लगती है कि अगर मैं ऐसा नहीं कराऊंगा तो आप वैसा नहीं कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं गलतियां करोगे। तो ये जो लाइन है, वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल पार्टीज अदर देन द माइनर, आप इसको प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया है, ऐसे आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए अपने बेरेक्ट में। आप कर लेंगे आप।
आई होप ये कर लेंगे अब आप. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज सी टुवर्ड्स मी नाउ. अब आप मेथड देखिए इसमें, है ना. तो हमने देख लिया वॉइड टेबल का. अच्छा, आपका ये मतलब समझ रहे ना, वॉइड टेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज अदर देन द माइनर. ये समझ रहे हैं, इसको समझाता हूँ. देखिए ऐसे समझते हैं आप. बोर्ड पे देखना, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ. सपोज कीजिए देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन एम माइनर एंड अगेंस्ट दी देयर इज डिफेंडेंट नंबर 1 प्लस डिफेंडेंट नंबर 2 एंड प्लेंटिफ नंबर 1. माइनर इज प्लेंटिफ नंबर 2. तो देयर इज वन प्लेंटिफ P2, देयर इज P1 P2 प्लेंटिफ है, उनमें से एक माइनर है और 2 हो गए इसके डिफेंडेंट. समझ गए आप लोग. तो देयर आर 4 पर्सन एज ए पार्टीज नाउ. वन ऑफ देम इज माइनर प्लेंटिफ नाउ. नाउ इन दिस केस व्हाट दे आर सेइंग दैट इफ माइनर के बेस पर आता है नेक्स्ट फ्रेंड, माइनर के बेस पर कौन आएगा, NF, नेक्स्ट फ्रेंड. नेक्स्ट फ्रेंड एंटर्स इनटू एनी एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट. बिना कोर्ट की लीव के ऐसा करता है कोर्ट, वो है ना. तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा. अगेंस्ट होम, अगेंस्ट ऑल द पार्टीज, मतलब D1 D2 P2. माइनर को छोड़ करके जितनी भी पार्टीज हैं उनके विरुद्ध वह जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल होगा. इट मीन्स व्हाट, these D1 D2 and P2, these 3 persons cannot enforce that agreement if the minor is not willing to that. अगर माइनर उसको माइनर कहता है कि नो आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस एग्रीमेंट, आई वॉन्ट टू कैंसिल दिस एग्रीमेंट, देन दैट एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स अगेंस्ट द विल ऑफ द माइनर. माइनर की अल्पवयस्क की इच्छा के विरुद्ध उस एग्रीमेंट को, उस कॉम्प्रोमाइज को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. ये कौन सा एग्रीमेंट है, विच वॉज एंटर्ड इनटू बाय द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन. ठीक है, कैसे किया गया था, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट किया गया था. इसलिए ये सारी टेक्निकलिटीज आ गई है. बात समझ में आ गई. अब तो मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग. वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज क्या मतलब है इस बात का. अब देखिए बढ़ते हैं आगे को. कम टू दिस पार्ट नाउ. दिस इज 1A. अब हमने 7.1 पढ़ा, हमने 7.2 पढ़ लिया, कॉन्सिक्वेंस पढ़ लिया. अब हमने ये देखा था कि लीव ऑफ द कोर्ट की रिक्वायरमेंट है, यही ना, परमिशन चाहिए कोर्ट की. अब क्वेश्चन ये है कि अगर परमिशन नहीं मिली तब क्या होगा, वो हम देख चुके 2 में. अब परमिशन लेने का तरीका क्या है. परमिशन अगर कोर्ट से लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लिखित में परमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नो इट वेरी वेल, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. तो उस फॉर्मेलिटीज़ के बारे में, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज़ टू ऑब्टेन दी परमिशन, लीव ऑफ द कोर्ट, उसके लिए है आपके पास 1A. दिस इज 1A रिगार्डिंग द प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज़ टू ऑब्टेन दी लीव ऑफ द कोर्ट. कैसे लीव लेनी है आपको, उसको समझिए आप. तो आई रीड इट फॉर यू एंड अगेन आई विल टेक यू टू द स्लाइड. स्लाइड क्यों दिखाता हूँ आपको मैं, ताकि बड़ी पिक्चर पर आप ढंग से उस पर फोकस कर पाओ. और जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने बेरेक्ट को उस तरीके से हाईलाइट कर लेंगे. हाईलाइट करके फ़ायदा क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा. जब कभी भी आप बेरेक्ट पढ़ेंगे, आपको उस बेरेक्ट के हाईलाइटेड पोर्शन से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये फ्रेजेस हैं यहाँ पर, एंड दीज फ्रेजेस आर इम्पॉर्टेंट एज वेल. तो उसके लिए प्लीज़ गो टू योर बेरेक्ट और टू द स्लाइड 7.1A. प्लीज़ कम टू दिस. This is 1A. An application for leave under sub-rule 1 shall be accompanied by an affidavit. This is what? Application for leave shall be accompanied by an affidavit of the next friend or the guardian. 2 बातें हो गई. देखिए, अगर आप कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर लीव. कौन सी लीव, अंडर सब-रूल 1. सब-रूल 1 में कौन सी लीव थी, परमिशन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज. इस एप्लीकेशन के साथ क्या होना चाहिए, एक एफिडेविट होना चाहिए. किसका एफिडेविट होना चाहिए, नेक्स्ट फ्रेंड का या गार्जियन का, कि जो भी एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज में करना चाहते हैं उनकी एप्लीकेशन के साथ साथ उनका एक एफिडेविट होना चाहिए. ठीक. एंड ऑल्सो सेकेंड बात, इफ द माइनर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लीडर. ये सेकंड बात आगे देखना. पहली बात ये थी एफिडेविट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन.
सेकंड सिचुएशन क्या है, इफ द माइनर इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर, अगर प्लीडर भी है यहाँ पर, देन सर्टिफिकेट ऑफ द प्लीडर, दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ द प्लीडर। और सर्टिफिकेट किस बात का होगा, एफिडेविट किस बात का होगा, टू द इफेक्ट दैट द एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज प्रपोज्ड इज इन हिज ओपिनियन फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। तो ये हुआ सर्टिफिकेट कह लीजिए, एफिडेविट कह लीजिए। अब इसको आप समझने के लिए, बिकॉज ये है बेरेक लैंग्वेज, इस बेरेक को लैंग्वेज को अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ ये स्लाइड, इससे आप समझ जाएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। देखिए, एन एप्लीकेशन शैल बी अकम्पेन्ड बाय व्हाट, एफिडेविट। एप्लीकेशन हो गई एक, नंबर 2 हो गया एफिडेविट। एफिडेविट किसका होगा, नेक्स्ट फ्रेंड का होगा। ये एफिडेविट किसका होगा, गार्जियन का होगा। ओके, और क्या एफिडेविट होगा, ये एफिडेविट होगा कि दिस एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, माइनर के बेनिफिट के लिए है ये। तो ये एफिडेविट देना पड़ेगा, कौन देगा, नेक्स्ट फ्रेंड देगा या गार्जियन देगा एप्लीकेशन के साथ में। तो आप समझिए बात को क्या है इसमें, कि अगर गार्जियन हो या नेक्स्ट फ्रेंड हो, उनको अगर कोई एग्रीमेंट करना है या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो उनको परमिशन लेनी होगी कोर्ट की। कोर्ट की परमिशन लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन के साथ साथ उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और उस एफिडेविट में वो ये लिख के देंगे कि उनकी ओपिनियन में, उनके मत अनुसार, मेरे हिसाब से, एज ए गार्जियन के हिसाब से, नेक्स्ट फ्रेंड के हिसाब से, ये जो एग्रीमेंट है या जो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो माइनर के हितों के लिए अच्छा है, माइनर के लिए बेनिफिशियल है, दैट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, माइनर के लिए बेनिफिशियल है। तो ये एफिडेविट हो गई है। ये तो हुआ पार्ट नेक्स्ट फ्रेंड का या गार्जियन का। सेकंड बात क्या है कि एक अगर इफ़ द माइनर इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर, मान लीजिए उन्होंने वकील साहब भी कर रखे हैं, तब आपको एडिशनली उनका भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एक। ये तीसरा हो जाएगा फिर ये डॉक्यूमेंट, ये दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ द प्लीडर। और इस सर्टिफिकेट में आप क्या करेंगे, वो भी यही कहेंगे कि वकील साहब की ओपिनियन में दिस एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए, आप लोग ये कर लेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।